तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे एमसी को सिस्टम बता रहा होता है कि सियोली की प्रेस्टीज ये फेमस हो चुकी है 50 मीटर के अंदर में हाईली डेंस इंटरनल एनर्जी वाले एलाइट एक्सपर्ट के साथ। विशेष रूप से सीनियर रैंक के लोग सियोली के मार्शल आर्ट का लेवल का एनालाइज करना शुरू करते हैं। कांग्रेचुलेशन, सियोली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब आप आधिकारिक तौर पर डेमोनिक कल्ट में 9वें प्लेस पर है। घूमती हुई ची एनर्जी को छुपाने की एबिलिटी प्रस्तुत करने के कारण आपको हेवनली फ्लो अल्टीमेट डेमन की उपाधि प्रदान की गई है। आपको मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के एयर फ्लो हमलों को विरुद्ध प्रबल प्रतिरोध प्राप्त होता है। हर एल्डर, ग्रेन एल्डर, यूनिट लीडर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और हिडन मास्टर सियोली का नाम दर्ज कराना शुरू कर दिया है। सियोली के उदय के कारण गोन्मा की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, जिससे जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा में भी सुधार होता है। गोन्मा को अब सबसे पावरफुल फैक्शन के हेवनली डेमन के डिसाइपल के रूप में चर्चा में लाया जा रहा है। ड्यूरेशन 30 दिन का है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट बदलाव है, लेकिन ये थोड़ा वरी वाला काम है। गोन्मा, जिसके साथ अब तक उचित बिहेवियर नहीं किया गया है, सबसे पावरफुल फैक्शन के मुखिया के रूप में चर्चा में है। ये क्लियर है कि अब से उस डिवाइन डेमन के अदर डिसाइपल से उसे निशाना बनाना और उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देंगे। हालांकि हमारे फैक्शन ने कई पावरफुल मास्टर को इकट्ठा कर लिया है। हमारे सारे पत्ते खुल गए हैं। इस बीच 3 डिसाइपल के सबसे बड़े स्वरूप के पत्ते अभी तक सामने नहीं आए हैं, और हमारे एमसी को सिस्टम बताता है कि गोन्मा के प्रति लगाव में वृद्धि होती है। करंट संबंध सिचुएशन एब्सोल्यूट ट्रस्ट पूरा मैक्स हो चुका है। एब्सोल्यूट ट्रस्ट के बारे में बताया जाता है एफिनिटी का वो लेवल जो केवल वही पर्सन प्राप्त कर सकता है जिसने किसी दूसरे पर्सन को गहराई से प्रभावित किया है या उसकी जान बचाई हो। गोन्मा के लिए सियोली अब केवल एक भरोसेमंद सबॉर्डिनेट नहीं है, बल्कि एक साथी है जो सामान विजन शेयर करता है। जब तक मैक्स बिलीफ के प्रभाव एक्टिव रहेंगे, तब तक आपके पास अफवाहों का या जाली दस्तावेज का यूज करने वाली रणनीति से बचाव करने की उच्च संभावना होगी। तो हमारा एमसी ये सब देख के थोड़ा खुश होता है और सिस्टम बताता है कि शर्तें हैं, मुलाकात हो चुकी है। डुअल रोल फीचर को अनलॉक किया जा रहा है और हमारे एमसी को 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन हिडन फिडो स्क्वाड का कैप्टन बनना, और दूसरा हेवनली नाइट पवेलियन का मास्टर बनना, और तीसरा गोन्मा का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बनना, और चौथा कोर गार्ड और सीक्रेट वॉरियर के कमांडर इन चीफ बनना। अब गोन्मा में से कौन सा पद मांगेंगे? तो हमारा एमसी देख के सोचता है अपने मन में कि इन चारों पोजीशन के लिए, इस काम के लिए फैक्शन के सुप्रीम लीडर गोन्मा की अंतिम अप्रूवल की जरूरत होती है। ये सब केवल गोन्मा के मुझ पर अटूट विश्वास के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। एक ऐसा काम जिसे मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हमारे एमसीसी लॉर्ड गोन्मा कहता है कि तुम किस बात में हिचकिचा रहे हो? तुम इनमें से जो भी विकल्प चुनोगे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे बखूबी निभाओगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना होगा, और अपने मन में कहता है कि मुझ पर उनके भरोसे के लिए आभारी हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये एक भारी बोझ जैसा भी लगता है। खुफिया जानकारी जुटाना, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और सीक्रेट वॉरियर, और यहाँ तक कि कॉम्बैक्ट फोर्स के अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व किया, यहाँ एक भी ऐसा जिम्मेदारी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। अगर मेरे पास कई शरीर होते हैं तो मैं उन सभी से लड़ना चाहता, लेकिन तभी हमारे एमसी हिडन फिडो स्क्वाड कैप्टन बनने का ऑप्शन चुन लेता है। तो लॉर्ड गोन्मा थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हिडन फिडो स्क्वाड की कमान संभालना चाहते हो? क्या तुम सच में करना चाहते हो? तो हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम रिकंसिडर नहीं करोगे? हिडन फिडो स्क्वाड में आमतौर पर रॉ मिलिट्री पावर की कमी होती है। नॉर्मली कैप्टन मेंबर को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी वहन करता है, लेकिन हिडन फिडो स्क्वाड का करंट कैप्टन। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये सही है। गोन्मा की सभी सेनाओं में से हिडन फिडो स्क्वाड ये सबसे कमजोर ग्रुप है। उनका नर्चर और पालन पोषण करने वाला कैप्टन ना तो मार्शल आर्ट में विशेष रूप से अच्छा था, और ना ही दूसरों को सिखाने के लिए स्किल था, ठीक उसी तरह जैसे डेमोनिक कल्ट के कई वॉरियर। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ, और अपने मन में सोचता है कि हिडन फिडो स्क्वाड के करंट कैप्टन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अचानक अपनी डेमोनिक स्किल को अवेकन किया, एक हाई लेवल पर पहुंचे, और इसी कारण उन्हें ये पद प्रदान किया गया। स्वाभाविक रूप से उनमें ये समझने की एबिलिटी नहीं होगी कि मेंबर में किसी चीज की कमी हो या उन्हें सच में किसी चीज की जरूरत है। तो हमारा एमसी कहता है लॉर्ड गोन्मा से उनकी बुनियादी कमजोरी है, और उनके मार्शल आर्ट स्किल इतने नॉर्मल नहीं है कि आत्मविश्वास जगा सके, इसलिए मैं इस पद के लिए सबसे उपयुक्त पर्सन हूँ। और अपने मन में सोचता है क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने लो क्लास के वॉरियर के रूप में बिल्कुल निचले लेवल पर रहकर कदम दर कदम ऊपर
चढ़ाई की है। खैर तकनीकी रूप से कहें तो मैंने सिस्टम नामक चमत्कारी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से तेजी से विकास की, लेकिन मैं अब भी उन लो लेवल के वॉरियर के जीवन को समझता हूँ जिनके साथ रॉ पावर की कमी के कारण बेकार बिहेवियर किया जाता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि लो क्लास के वॉरियर मजबूत बनने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हालांकि इसे प्रोसेस में गलतियां और दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उनके पास अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए कोई मास्टर भी नहीं है। ये बात विशेष रूप से छोटे मिशनों के लिए सच है। पेट्रोल लगाना या अदर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों को खुश करने के लिए ऐसा करना। लीडर अक्सर अदर विभागों के मुद्दों को हल करने के लिए अपने मेंबर को रिसॉल्व करेंगे और अपने मन में सोचता है डेमोनिक कल्ट में शामिल अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन के मेजर को पावरफुल लोगों के आसपास लगातार बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से इस्तेमाल के बाद फेंक देने वाले औजारों की तरह मानते हैं। लो क्लास के इन वॉरियर के अपनी एबिलिटी में सुधार करने में विफल रहने के कारण ये नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटीज की कमी है, उन्हें सिखाने के लिए ना तो समय दिया जाता है और न ही अवसर, जिससे उनके पास अपनी मार्शल स्किल को विकसित करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचता। इसलिए खतरों को जानते हुए भी वो डेमोनिक स्किल में लिप्त रहते हैं और आसान उपलब्धियों के लिए डेमोनिक स्किल में हाथ आजमाते हैं। हमारे एमसी से लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था, बहुत खूब, क्योंकि तुम इस पद के लिए परिस्थितियों और वहाँ काम करने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हो। तुमसे बेहतर कैंडिडेट सच में कोई नहीं है। आज से मैं हिडन फिडो स्क्वाड को तुम्हारे देखभाल में छोड़ रहा हूँ। आज से तुम हिडन फिडो स्क्वाड के कैप्टन हो। हमारे एमसी भी कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया और अपने मन में सोचता है कि मैंने गोनमा को कई रीजन बताए, लेकिन सच कहूँ तो मैंने हिडन फिडो स्क्वाड को चुनने का कारण ये था। ये शर्मनाक की बात है, सारियों की वजह से है, ताकि मैं उससे ज्यादा स्वाभाविक और सुरक्षित तरीकों से संपर्क कर सकूं, जिससे मुझे उसे करीब से सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति मिलती है। मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ उसका हाल पास्ट की फोरियन जैसा ना हो जाए, जिसने अपना पूरा लाइफ मेरे लिए तड़पते हुए बिताया, भले ही उसका मेरे साथ कभी रिश्ता ना बने। मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि वो इस लाइफ पूरी तरह से खुश रहे इस भयानक वॉर में, जिसके कब तक जारी रहने का कोई मुझे अंदाजा नहीं है। मैं कम से कम उसे इससे बचाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरी एक छोटी सी इच्छा है। उसी दौरान हमें हिडन फिडो स्क्वाड के क्वार्टर जियानो पवेलियन का दिखाया जाता है और अचानक से वहाँ पर खिड़की में से जोर से लाइट चमकती है और एक बंदा वहीं पर फ्रीज हो जाता है और फ्रीज करने वाली लेडी मेरियो होती है और वहाँ पर सोरियम होती है। वो देख के थोड़ा सरप्राइज होती है और कह रही होती है कि ये क्या है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इस आदमी ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो लेडी मेरियो कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो बताती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो आधिकारिक तौर पर डेमोनिक कल्ट में 55 प्लेस पर है। जोग जियोन वो अब बंद हो चुके हैं। फॉक्स केओ के 7वें बैच का इकलौता जिंदा मेंबर है और वो असासिन के बीच लगभग एक लेजेंड है। अपने मन में सोचती है कि ये सोचकर सरप्राइज होता है कि तुमने उस आदमी को एक ही वॉर में काबू कर लिया। तो लेडी मरियो बोलती है कि फिर भी उसकी एबिलिटी इतनी एबनॉर्मल थी कि ज्यादातर लोग प्रोसेस करने से पहले हम मर जाते हैं। तुमको क्या लगता है कि ये आदमी कहाँ से आया होगा। वो बताती है कि मुझे नहीं पता। तो लेडी मरियो बोलती है कि ये देखते हुए कि वो 4 डिसाइपल के एरिया में अपनी मनमर्जी से यहाँ पर आया था, उसके पीछे कोई न कोई जरूर है जो उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसने तुमको ही निशाना क्यों बनाया। तो वो बताती है कि मुझे नहीं पता। एक लेजेंडरी दिग्गज असासिन यहाँ क्यों आएगा और आखिर किस बात के लिए किसी की जान ली जा सकती है। तो लेडी मरियो कहती है क्या तुम कभी सियोली से मिली हो। तो बोलती है कि सियोली, हाँ मैं मिली हूँ एक बार, हमने कुछ समय पहले ही एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिया था। तो लेडी मरियो कहती है अच्छा ऐसा है, अब बात समझ में आ गई है और अपने मन में सोचती है जिस पर्सन को जियोग जोन नाम का ये आदमी निशाना बना रहा था वो बच नहीं पाएगा। वो अटैक करने के लिए तैयार की गई एक तलवार की तरह था। सियोली की पॉइंटलेस कमजोरी। सोरियन कहती है कि तो अब मेरा क्या होगा। नहीं, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है आखिर तुम हो कौन। अचानक कहीं से आकर मेरी हेल्प करना एक बात है, लेकिन तुम जैसे स्किल्ड एक्सपर्ट को किसी और के ऑर्डर का पालन करते देखना एक अलग ही बात है। मुझे करंट सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है। तो लेडी मरियो कहती है कि तुमको जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल मैं तुमको बस इतना ही बता सकती हूँ। तुमको इस बात की चिंता ज्यादा करनी चाहिए कि दुश्मन आगे क्या कदम उठाएगा, बजाय इसके कि मैं कौन हूँ। बेशक अगर और कोई दुश्मन सामने नहीं आता है तो मेरी भूमिका वहीं समाप्त हो जाएगी। और अपने मन में सोचती है ये वुमेन प्रोबेबली सियोली की कमजोरी है, शायद इसीलिए उसने मुझे उसकी रक्षा करने की जिम्मा सौंपा था। ये गहरा रिश्ता, चाहे वो उसकी परिचित हो या उसकी प्रेमिका, ये एक सुखद सिचुएशन नहीं है। डेमोनिक कल्ट में संबंध जल्दी कमजोरी में बदल जाते हैं। इस दुनिया में अब तक जिंदा रहने का यही रीजन है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे लगाव नहीं बनाए, चाहे मुझे कितना भी अकेलापन क्यों ना महसूस हुआ हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया सियोली, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। और लेडी मेरियो कहती है उससे उनकी नजरों में वो किस तरह का पर्सन है, क्या तुम किस तरह के इंसान हो जो मुझे इस तरह तुम्हारी रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। तो वो बोलती है कि वो कौन है। तभी पीछे से आवाज आती है कि
कैप्टन, क्या आप अंदर हो? क्या आज आपकी भी क्लास नहीं है? आप पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में ही रह रहे हैं। तो सोरियोन कहती है कि नहीं, मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। तभी वहाँ से लेडी मरियो वहाँ से चली जाती है। तो वो बोलता है कि कैप्टन। तो सोरियोन कहती है कि ठीक है। और फिर हम सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी नए कपड़े पहन के जा रहा होता है और लॉर्ड गोन्मा की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि क्योंकि हमने नए मेंबर का स्वागत किया है, इसलिए हमें कम से कम एक औपचारिक परिचय समारोह आयोजित करना चाहिए। मैं लीडरशिप को बुलाऊंगा, तो चलो हम सब मिलकर जश्न मनाएं और अपने फ्यूचर की दिशा पर चर्चा करते हैं। हमारा एमसी कहता है कि फ्यूचर की दिशा, और अपने मन में सोचता है कि इस समय गोन्मा के फैक्शन ने मुझे जॉन मेरियो, लेडी लॉर्ड एग्बी और चू आरन को सफलता पूर्वक भर्ती कर लिया है। इसके अलावा मेन हेडक्वार्टर के 8 हॉल में से पूरे 2 हॉल हमारे साइड में शामिल हो गए हैं। सेल्मा की पावर को आसानी से पार कर लेना, ठीक है, ये केवल प्रत्यक्ष रूप से तैनात बलों को संदर्भ में ही है। फ्यूचर ही सच में मायने रखेगा। तभी सिस्टम सामने आता है और सिस्टम बताता है कि कॉम्बैक्ट मोड कूल डाउन की अवधि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जिससे सियोली को एआई को बुलाने की इजाजत मिल चुकी है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या इतना समय बीत गया है? बहुत बढ़िया। इस बार मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? क्या मुझे अपनी करंट सिचुएशन के बारे में पूछना चाहिए, या मुझे अपनी मार्शल आर्ट की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए? मुझे सुपर डेमन रियलम में एंटर करने के तरीके के बारे में भी सलाह मिल सकती है। उसे दोबारा बुलाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मुझे समय बचाना है और अपने क्वेश्चन को अच्छे से पूछना चाहिए, लेकिन क्या वो मेरे कॉल करने पर तुरंत जवाब देगा? अगर मैं फिर से गिरूंगा या बार बार मरने की कोशिश करूंगा, क्या वो आएगा? चलो हम उसे एक बार बुला के देखते हैं। फिर हमारा एमसी बुलाता है तो सिस्टम बताता है कि कॉम्बैक्ट मोड एआई सिस्टम। तभी वहाँ पर एआई आ जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, चीजें काफी अच्छे से आगे बढ़ रही हैं।